पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था द यूनियन एंड इट्स टेरिटोरीज और वो था आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। अब इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सिटीजनशिप आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। और जो पिछले वाला वीडियो था इंडिया यूनियन एंड इट्स टेरिटोरीज और जो अभी का वीडियो है सिटीजनशिप, मैंने दोनों का नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया है, लिंक दिया है, आप वहां से जाके उसे चेक कर सकते हो। और दोनों एक साथ ही है, एक ही पीडीएफ में दोनों का नोट्स है, ठीक है। Overview. Citizenship defines who legally belongs to India and enjoy full civic rights. Citizenship वो है, सिटीजनशिप डिफाइन करता है कि कौन इंडिया पे लीगली बिलोंग करता है और कौन फुल सिविक राइट को एंजॉय कर सकता है। इंडिया एडॉप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया के पास सिंगल सिटीजनशिप है, इंडिया के पास नो डुअल सिटीजनशिप, यानी इंडिया के पास कोई डुअल सिटीजनशिप नहीं है। यानी अब देखिए, आसाम के लोग और बिहार के लोगों के पास सिर्फ एक ही सिटीजन है, ना कि आसाम स्टेट का दूसरा सिटीजनशिप और बिहार स्टेट का दूसरा सिटीजनशिप। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही सिटीजनशिप है, वो है इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है। लेकिन यूएस में क्या है, बोथ स्टेट एंड नेशनल सिटीजनशिप एग्जिस्ट। इंडिया सिटीजनशिप इज गवर्न बाय कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, सिटीजनशिप एक्ट 1995 एंड इट्स अमेंडमेंट, ये सब, ठीक है। अब देखिए, जो इंडियन सिटीजनशिप है उसको कौन रूल करता है या फिर कौन मतलब कंट्रोल करता है, उसको दो चीज कंट्रोल करते हैं, एक है कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा है सिटीजनशिप एक्ट 1995। और जो ये सिटीजनशिप एक्ट 1995 है, ये अमेंड होता रहता है सिचुएशन वाइज। अब देखिए, 1960 पे एक बार हुआ था, 1985 पे हुआ था, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019, ठीक है। ये दोनों चीज को मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन और सिटीजनशिप एक्ट 1995 को मिलाकर इंडियन सिटीजनशिप का जो है डिसीजन निर्धारित किया जाता है, ठीक है। क्या कुछ चेंज करना है या फिर क्या कुछ नया चीज को ऐड करना है, सब कुछ। कैटेगरी ऑफ पर्सन। अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने पर्सन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। सिटीजन इंजॉय फुल लीगल राइट एंड पॉलिटिकल राइट्स, और एलियन नॉन सिटीजन हैविंग लिमिटेड राइट्स, ठीक है। सिटीजन यानी जो वो लोग जिसके पास फुल लीगल एंड पॉलिटिकल राइट है, और एलियन यानी वो लोग जिसके पास कोई लिमिटेड राइट्स नहीं है, ठीक। आर्टिकल 5 सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950। अब आर्टिकल 5 में कहा गया है कि अ पर्सन वाज कंसिडर्ड एन इंडियन सिटीजन इफ दे, एक पर्सन को इंडियन सिटीजनशिप कंसिडर किया जाता था अगर उसके पास डोमिसाइल इन इंडिया, यानी वो भारत पे अगर वो रहते हैं तो उन्हें सिटीजनशिप कंसिडर किया जाता था। और मीट एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, और कंडीशन क्या क्या है, बॉर्न इन इंडिया, भारत में पैदा होना चाहिए था, आइदर पेरेंट बॉर्न इन इंडिया, और किसी एक पेरेंट को भारत में पैदा होना चाहिए था, और ऑर्डिनरी रिसाइडेड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 5 ईयर, यानी सिटीजनशिप हासिल करने के 5 साल पहले से अगर भारत पे कोई लोग रहते थे तो उस समय सिटीजनशिप मिलता था, इमीडिएटली बिफोर 26 जनवरी 1950, ठीक है। आर्टिकल 6 में माइग्रेशन फ्रॉम पाकिस्तान के बारे में कहा गया है। पर्सन हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया वेयर ग्रांटेड सिटीजनशिप इफ दे और देयर पेरेंट वेयर बोर्न इन इंडिया। अब जो पर्सन पाकिस्तान से माइग्रेट किया है या फिर पाकिस्तान से इंडिया पे आया है, उनको इंडियन सिटीजनशिप कंसिडर किया जाता था तब जब कोई एक पेरेंट्स, फादर या मदर, कोई एक इंडियन ओरिजिन हो, ठीक है। दोज माइग्रेटिंग बिफोर 19 जुलाई 1948 ऑटोमेटिकली बिकम इंडियन सिटीजन, ठीक है। जो 19 जुलाई 1948 से पहले ही भारत पे आए हैं पाकिस्तान से, उनको ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन के हिसाब से कंसिडर किया गया था उस समय। दोज माइग्रेटिंग डेट आफ्टर दैट डेथ हैड टू रजिस्टर विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जो इस डेट के बाद इंडिया पे आए थे पाकिस्तान से, अगर उनको सिटीजनशिप चाहिए था तो इंडियन गवर्नमेंट के पास जाकर उनको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था। आर्टिकल 7 में कहा गया है कि माइग्रेशन टू पाकिस्तान बट रिटर्न टू इंडिया। अब देखिए, पहले माइग्रेशन पाकिस्तान से किया लेकिन फिर से इंडिया पे रिटर्न किया, ठीक है। यानी जो लोग भारत के थे वो माइग्रेशन किए थे पाकिस्तान में लेकिन फिर से भारत में आए, उनके विषय में क्या कहा गया है आर्टिकल 7 में, देखते हैं। इंडिविजुअल्स हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर मार्च 1947 एंड लेटर रिटर्न टू इंडिया विद रीसेटलमेंट परमिट कुड रीगेन सिटीजनशिप थ्रू रजिस्ट्रेशन। यानी जो भारत के आदमी पाकिस्तान पे माइग्रेट किए थे आफ्टर मार्च 1 तारीख 1947 और फिर से रिटर्न किए किसमें, इंडिया पे, और विथ रीसेटलमेंट परमिट, मतलब फिर से रहने का परमिशन लेके उन्होंने रिटर्न किया, तो उनको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकता है थ्रू रजिस्ट्रेशन, ठीक है। आर्टिकल 8 में कहा गया है सिटीजनशिप ऑफ
इंडियंस रिसाइडिंग अब्रॉड। अब देखिए, कवर पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन लिविंग अब्रॉड, यानी जो ये आर्टिकल 8 किसको कवर करता है? भारतीय नागरिक को जो भारत से बाहर रहते हैं, एग्जाम्पल इन फिजी, केनिया और यूके, जहाँ कहीं भी रह सकते हैं, हु वेर नॉट बॉर्न इन इंडिया बट हेड इंडियन एंसेस्टर, यानी जो भारत में पैदा नहीं हुए थे लेकिन उनके जो परदाता या फिर जो उनके एंसेस्टर दादाजी वो भारत के ओरिजिन यानी भारत के निवासी थे। They can register as Indian citizen at the Indian consulate in that country। और ये क्या कर सकते थे वो लोग, जो अभी भारत के जो ओरिजिन के, उनके जो एंसेस्टर ओरिजिन के थे लेकिन वो लोग भारत में पैदा नहीं हुए, वो लोग बाहर पैदा हुए, वो क्या कर सकते हैं? वो रजिस्टर कर सकते हैं इंडियन सिटीजनशिप एट इंडियन कॉन्सुलेट इन दैट कंट्री, यानी वही कंट्री का जो इंडियन एम्बेसी है, जो इंडियन कॉन्सुलेट है, वहां पे जाके वो अपना इंडियन सिटीजनशिप रजिस्टर कर सकते हैं। आर्टिकल 9 पे कहा गया है कि नो डुअल सिटीजनशिप, इफ एनी सिटीजन एक्सेप्ट सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री दे ऑटोमेटिकली लूज इंडियन सिटीजनशिप, यानी अगर कोई भी भारतीय नागरिक दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप लेते हैं तो वो अपने आप भारतीय सिटीजनशिप को गवा बैठेंगे, ठीक है। तो इंडिया में सिर्फ और सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है। आर्टिकल 10 कंटिन्यूएशन ऑफ सिटीजनशिप। अब देखिए इसमें क्या है, वंस अ पर्सन बिकम अ सिटीजन दे कंटिन्यू टू एंजॉय दैट स्टेटस अंटिल पार्लियामेंट डिसाइड अदरवाइज, यानी एक पर्सन कंटिन्यूअस सिटीजन का जो हकदार है वो बन सकता है अनटिल एंड अनलेस पार्लियामेंट उसके ऊपर कुछ नियम या फिर कुछ डिसीजन ना ले, ठीक है, लेकिन ऐसा अक्सर होता नहीं। आर्टिकल 11 पार्लियामेंट्री पावर। अब पार्लियामेंट्री पावर में क्या क्या है? ग्रांट्स पार्लियामेंट अथॉरिटी टू क्रिएट लॉज ऑन इक्वायरिंग, टर्मिनेटिंग और रेगुलेटिंग सिटीजनशिप, यानी पार्लियामेंट के पास फुल पावर है किसी भी लोगों को सिटीजनशिप देने का, लेने का, उसे सस्पेंड करने का, सब कुछ ऑल इन ऑल। दिस पावर इज एक्सरसाइज थ्रू सिटीजनशिप एक्ट 1995, और ये किसके तहत ये पावर को इंप्लीमेंट करते हैं? सिटीजनशिप एक्ट 1995। मोड्स ऑफ एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप। अब क्या क्या तरीका है इंडियन सिटीजनशिप को लेने का सिटीजनशिप एक्ट 1995 के अंडर? नंबर 1 बाय बर्थ। अगर कोई भी भारतीय आदमी अगर इंडिया पे ही पैदा हो तो उसे ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप मिल जाता है। जो सॉइल राइट ऑफ सॉइल, ठीक है। द रूल्स हैव चेंज ओवर टाइम। 1950 टू 1987 में क्या क्या था? एनीवन बॉर्न इन इंडिया वाज एन इंडियन सिटीजनशिप। अब उसके बाद 1987 से 87 टू 2004 पे क्या हुआ? एटलीस्ट वन पेरेंट मस्ट बी एन इंडियन सिटीजनशिप, कोई भी एक पेरेंट्स को इंडियन सिटीजनशिप होना पड़ेगा। लेकिन कौन सा टाइम पीरियड था? 1987 से लेकर 2004 तक। अब आफ्टर 2004 क्या हुआ? बोथ पेरेंट मस्ट बी इंडियन सिटीजनशिप और मस्ट बी इंडियन एंड ऑल द अदर नॉट एन इलीगल माइग्रेंट, ठीक है। अब आफ्टर 2004 क्या हुआ कि दोनों पेरेंट को ही इंडियन सिटीजनशिप होना ही पड़ेगा अगर उसके बच्चे को इंडियन सिटीजनशिप लेना है तो, और ये उन्हें कोई भी मतलब इलीगल माइग्रेंट नहीं होना है, ठीक है। बाय डिसेंट। अब देखिए जूस सांगुइनिसिस राइट ऑफ ब्लड। अब यानी क्या है? अप्लाइज टू पीपल बोर्न आउटसाइड इंडिया टू इंडियन पेरेंट्स। अब क्या ये किसके ऊपर अप्लाई करता है? जो पीपल भारत के बाहर रहते हैं लेकिन उनके जो पेरेंट्स है वो इंडियन ओरिजिन है। अब रूल्स वेरी है, रूल्स चेंज होते रहते हैं। बिफोर 1992 सिटीजनशिप थ्रू फादर ओनली। अब फादर के तहत ही उनको सिटीजनशिप मिलता था पहले। अब आफ्टर 1992 सिटीजनशिप थ्रू आइदर पेरेंट। अब दोनों पेरेंट के मतलब अंडर पे सिटीजनशिप मिल सकता है। बाय रजिस्ट्रेशन। अब तीसरा तरीका है बाय रजिस्ट्रेशन फॉर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और स्पाउसेस ऑफ इंडियन सिटीजन हु वॉलंटरी रजिस्टर्ड देमसेल्फ, ठीक है। अब चौथा है बाय न्यूट्रलाइजेशन। अब न्यूट्रलाइजेशन देखिए इंपॉर्टेंट है। फॉर फॉरेन नेशनल्स हु हैव लिव्ड इन इंडिया फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड एंड फुलफिल दिस कंडीशन। कोई भी एक बाहर का व्यक्ति, फॉरेन ओरिजिन व्यक्ति अगर इंडिया पे रहा और ये चारों अगर इसने क्राइटेरिया को फुलफिल किया तो उसे इंडियन सिटीजनशिप मिल सकता है। पहला है गुड कैरेक्टर एंड इंटेंशन टू स्टे इन इंडिया परमानेंटली। उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए और उसका जो विचार है वो भारत पे रहने के लिए परमानेंट होना चाहिए। एडिक्वेट नॉलेज ऑफ इंडियन लैंग्वेज लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल। कोई भी एक 8th शेड्यूल का लैंग्वेज उसको एक भी लैंग्वेज जो कोई भी हो उसे पता होना चाहिए। फेथ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर फेथ होना चाहिए। मिनिमम रेसिडेंस पीरियड यानी उसको मिनिमम 11 साल तक रहना पड़ेगा, रिड्यूस फ्रॉम 14 ईयर बाय लेटर अमेंडमेंट, ठीक है।
बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटोरीज। अब इसमें क्या होता है, व्हेन अ फॉरेन टेरिटोरी बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया इट रेसिडेंट ऑटोमेटिकली बिकम इंडियन सिटीजन अनलेस दे ऑप्ट अदरवाइज। अगर कोई भी एक जगह को इंडिया ऑक्युपाई कर ले, कैप्चर कर ले और इंडिया का बना ले, तो उसके सिटीजन है जो ऑटोमेटिक भारतीय हो जाएंगे। एग्जाम्पल गोवा 1961 एंड पौंडीचेरी 1962। लॉस ऑफ सिटीजनशिप, कितने तरीके हैं जो भारत, मतलब कितने तरीके से कोई भी एक लोग इंडियन सिटीजनशिप गवा बैठ सकते हैं। सबसे पहला है रिनंसिएशन, वॉलंटरी गिविंग अप इंडियन सिटीजनशिप अप्लाइज मेनली टू एडल्ट्स। अब कोई भी अपनी इच्छा से इंडियन सिटीजनशिप को त्याग कर सकता है। नंबर 2 है टर्मिनेशन, ऑटोमेटिक लॉस व्हेन इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री। अब इसमें क्या होता है, अगर कोई भी भारतीय व्यक्ति बाहर के सिटीजन, मतलब बाहर के नागरिकता को ऑटोमेटिकली लेता है, या फिर सॉरी अगर कोई भी एक व्यक्ति बाहर के सिटीजनशिप को लेता है तो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजनशिप कैंसिल हो जाता है या उसे इंडियन सिटीजनशिप गवा बैठना पड़ता है। ठीक है। डिप्रीवेशन, द गवर्नमेंट कैन कैंसिल सिटीजनशिप इफ, अब गवर्नमेंट कैंसिल कर सकता है सिटीजनशिप अगर इट वॉज ऑप्टेन बाय फ्रॉड और फॉल्स इन्फॉर्मेशन, अगर उस व्यक्ति ने सिटीजनशिप को फॉल्स और फ्रॉड इन्फॉर्मेशन के तहत लिया था। द पर्सन सोज डिसलॉयल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर उस पर्सन ने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर विश्वास नहीं किया है, फिर डिसलॉयल दिखाया। तो एंगेजेस विद एनिमी नेशन ड्यूरिंग वॉर, अगर एनिमी नेशन के साथ उन्होंने हाथ बढ़ाया तो उनका भी इंडियन सिटीजनशिप जा सकता है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। इस सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट विद इन 5 ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन और न्यूट्रलाइजेशन, अगर कोई भी व्यक्ति को न्यूट्रलाइजेशन के तहत सिटीजनशिप लेना चाहता है लेकिन उसी के अंतर्गत वो 5 साल तक जेल जाना पड़ा, तो उसका भी सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगा या फिर नहीं मिलेगा। रिसेंट अमेंडमेंट्स एंड डेवलपमेंट, अब रिसेंट अमेंडमेंट्स, चेंजेस और डेवलपमेंट क्या क्या हुए थे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA 2009, अब इसमें क्या हुआ था, फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप फॉर मेंबर्स ऑफ 6 रिलीजियस माइनॉरिटी, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज, क्रिश्चियन फ्रॉम पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। ठीक है। फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप फॉर मेंबर्स ऑफ 6 माइनॉरिटीज। अब दूसरा अप्लाइज ओनली टू दोज हु इंटर्ड इंडिया बिफोर 31 दिसंबर 2014। अब ये किसके ऊपर अप्लाई होता है, जो भी लोग भारत पे घुसे थे 31 दिसंबर 2014 से पहले। एक्सक्लूड रीजन अंडर 6 शेड्यूल इन इनर लाइन परमिट एरिया नॉर्थ ईस्ट, अब ये किसको एक्सक्लूड करता है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जितने भी स्टेट्स है या 6 शेड्यूल के अंदर जितने भी स्टेट्स है उनको मतलब ये एक्सक्लूड करता है, इसमें ये लॉ अप्लाई नहीं होता है। इलीगल माइग्रेंट्स, एनीवन एंटरिंग इंडिया विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट और ओवर स्टेइंग द वीजा पीरियड इज कंसिडर्ड एज इलीगल माइग्रेंट्स। अब कोई भी एक व्यक्ति विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट, कोई भी एक सही डॉक्यूमेंट नहीं दिखाकर भारत के अंदर घुसा और उसके बाद उसका जो, अगर कोई भी व्यक्ति वीजा लेके इंडिया पे आया था और उसका टाइम पीरियड खत्म हो गया और तब भी वो रह रहा है, तो उसे भी इलीगल माइग्रेंट कंसिडर किया जाता है। दे आर सब्जेक्ट टू इम्प्रिजनमेंट, फाइन और डिपोर्टेशन अंडर इंडियन लॉ, उनको इन मतलब लॉ के तहत उनको उनके ऊपर चार्ज किया जाता है। ठीक है। समरी फॉर द एग्जाम, और समरी देखिए पार्ट 1 सबसे ऊपर है हॉरिजेंटल लाइन पे क्या क्या है, पार्ट, सब्जेक्ट, आर्टिकल, एसेंस। अब पार्ट 1 पे देखिए यूनियन एंड टेरिटरीज, आर्टिकल कहाँ तक है 1 से लेकर 4 तक, इसमें क्या कहा जाता है, डिफाइन इंडियन स्ट्रक्चर, पार्लियामेंट, पावर एंड रिकॉग्नाइज और एडमिट स्टेट्स। ठीक है। उसके बाद पार्ट 2 में सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, डिफाइन हु इज अ सिटीजन एंड इम्पास पार्लियामेंट टू रेगुलेट सिटीजनशिप लॉ।